Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of January 2022. तो 12 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। कई इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारे एडिटोरियल्स आए हैं, तो प्लीज़ बी विद अस। और अगर आप चैनल में नए हैं या आपको कंटेंट पसंद आता है हमारा, तो प्लीज़ डू लाइक इट। शर्माने वाली कोई बात नहीं है। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। बीच में अभी 2-4 दिन हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ थी उसकी लिंक बंद हो गई थी, तो कुछ लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, जो मुझे काफ़ी मेल और ये भी मैसेज भी किया उन लोगों ने। तो उन लोगों को बता दूं कि लिंक्स दोबारा से एक्टिव हमने कर दी हैं। पहले हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दिए थे, बट नाउ वी हैव अगेन लिफ्टेड अप द लिंक्स। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप हमारा करंट अफेयर सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है ना? तो लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। तो आपका काम रहेगा अटेम्प्ट करके मुझे बताना कि आपने कितने सही किए। पहला सवाल देखिए, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट इनमें से कौन कौन सी कंट्रीज हैं? फर्स्ट इज मालदीव, सेकंड इज इंडिया, थर्ड इज रशिया। आपको बताना है कि कौन सी कंट्रीज इनमें से सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रेफरेंस टू द गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गवर्नर के रेफरेंस में कुछ स्टेटमेंट्स थे, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, ही कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड है, ही इज गिवन इम्यूनिटी फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 only, 2 only, बोथ या नन। सो दीज आर द 2 ऑप्शंस एंड आपको बताना है कि कौन सा सही है। 1 and 2, बोथ, नन, कुछ भी आपको बताना है। थर्ड इज हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समटाइम्स इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो कहाँ लोकेटेड है हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? आपको बताना। ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश ए, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज बिहार, फोर्थ इज झारखंड। तो मैं आपको आंसर से करके बता देता हूँ, लेकिन आई होप आप अटेम्प्ट करेंगे अपनी तरफ से, है ना? तो यू विल अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंड एज वेल। तो प्लीज डू अटेम्प्ट इट, प्लीज डू आंसर इट। ठीक है? तो लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ। पहला जो सवाल था उसका आंसर है 1, 2 and 3। डी विल बी द आंसर फॉर दिस, क्योंकि तीनों ही जो कंट्रीज हैं दे आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। एक्चुअली सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंतर्गत 30 कंट्रीज आती हैं। देयर आर नियरली 30 कंट्रीज दैट कम अंडर दिस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वाला पोर्शन, और उसमें इंडिया भी आता है, मालदीव्स भी आता है, रशिया भी आता है। और यहाँ पे एक्चुअली फ्लाईवे क्या होता है मैं आपको बता दूं। फ्लाईवे एक्चुअली ऐसा जियोग्राफिकल यूनिट होता है जहाँ पे बर्ड्स जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो पूरा का पूरा अपना लाइफ टाइम जीती हैं। मतलब कि दे लिव देयर कंप्लीट लाइफ टाइम इन दैट पार्ट। मतलब कि वहाँ पे वो ब्रीडिंग से लेकर के नॉन ब्रीडिंग और ये सारी चीज़ें कवर करती हैं। एंड दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। फ्लाईवे एक जियोग्राफिकल रीजन है विद इन विच अ सिंगल और अ ग्रुप ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज कंप्लीट्स इट्स एनुअल साइकिल। मतलब एक साल का जो एनुअल साइकिल है उसका, यानी कि ब्रीडिंग, मोल्टिंग, स्टेजिंग, नॉन ब्रीडिंग, ये पूरा वो बिताती है। ठीक है ना? तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है एक्चुअली में यूरेशिया से लेकर के आर्कटिक और इंडियन ओशन तक, यहाँ तक ये पूरा कवर करता है। एंड माइग्रेटरी बर्ड्स का एक जियोग्राफिकल एंटिटी है। एंड बहुत सारी कंट्रीज है, लगभग 30 कंट्रीज है इसमें, जैसे साइबेरिया वाला पोर्शन भी इंक्लूडेड है, और नीचे फिर आपका इंडिया, मालदीव्स तो आता ही आता है, ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज टेरिटरी, ये सब आते हैं इसमें। ठीक है ना? तो आप याद रख सकते हैं। दूसरा सवाल मैंने गवर्नर के रेफरेंस में पूछा था, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैंने आपसे पूछा था, तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। ए विल बी द आंसर फॉर दिस। ठीक है ना? आज का मेंस क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट इज हेट स्पीच, व्हाट आर इट्स इंपैक्ट, discuss the evolution under various Supreme Court cases, what are the various provisions of punishment for hate speech। तो 4 पार्ट है इस क्वेश्चन के। ये GS2 वाली नोट्स में आप ऐड कर दीजिएगा। जैसे आप क्या किया करो, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ ना, मेंस के क्वेश्चन देता हूँ, इनके 4 अलग अलग फोल्डर्स आप बना लो। मतलब व्हाइट पेपर शीट्स में लिखा करो, या फिर अगर आप कॉपी मतलब ऑनलाइन लिख रहे हैं, जैसे यूट्यूब में कोई लिख रहा है ना, तो एटलीस्ट उसको कॉपी करके अपने जो ऑनलाइन वाली नोट्स है उसमें GS 1, 2, 3, 4 एवर नोट आपने बना
लिया, कुछ भी आपने ऐसा बना लिया जिसमें आप इसमें डाल सकते हैं इसको, है ना। तो सेपरेट सेग्रीगेट कर लेना। और जैसे आज का ये क्वेश्चन है, ये GS2 का क्वेश्चन है, GS2 का क्वेश्चन है, हेट स्पीच क्या है, इम्पैक्ट क्या है, इवोल्यूशन आपको बताना है हेट स्पीच का अंडर वेरियस सुप्रीम कोर्ट केसेस एंड वेरियस प्रोविजंस ऑफ पनिशमेंट फॉर हेट स्पीच, ठीक है ना। तो ये सारा आज हम डिस्कस भी करेंगे एक बार, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या कैसे लिखना है। लेकिन लिखिएगा जरूर, ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज है, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई कि रेड सैंडर्स, जिसको रेड सैंडलवुड भी कहते हैं, पुष्पा मूवी देखी आप लोगों ने? पुष्पा मूवी अगर नहीं देखी है तो ट्रेलर देख लीजिएगा एटलीस्ट। उसमें जो रेड सैंडर्स है वही रेड सैंडलवुड है, जिसको लाल चंदन बोलते हैं उसमें। एंड इट हैज अगेन बीन लिस्टेड इन द इंडेंजर्ड कैटेगरी। इसको कहाँ में ला दिया गया है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में ला दिया गया है। और पहले बीच में एक इसमें थी, ये अभी नाउ इट इज मूव्ड टू एंडेंजर्ड कैटेगरी। इसके पहले ये थ्रेटेंड कैटेगरी में थी, ऑब्वियसली बात है, इसके पहले ये थ्रेटेंड कैटेगरी में थी, बट नाउ इट हैज मूव्ड टू इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द IUCN। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है। रेड सैंडर्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है टेरोकार्पस सेंटालिनस। याद रखिएगा, टेरोकार्पस सेंटालिनस इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है? टेरो। टेरो के आगे पी भी लगा है, लेकिन पी निमोनिया जैसे, निमोनिया में जैसे पी साइलेंट होता ना, वैसे ही टेरोकार्पस में भी पी साइलेंट रहेगा। इसको पटेरोकार्पस मत बोलना, है ना। मतलब मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि इसको पटेरोकार्पस तो नहीं बोलेंगे। तो टेरोकार्पस सेंटालिनस याद रखिएगा। इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीशीज है विद रिस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रेंज इन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स वाली रीजन यहाँ से आता है ये। और रेड सैंडर्स का बेसिकली आपको याद रखना है कि इट इज फाउंड इन थॉर्नी स्क्रब ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। कहाँ मिलता है? थॉर्नी स्क्रब ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इट इज एंडेमिक टू अ डिस्टिंक्ट ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाले रीजन में काफी ज्यादा पाया जाता है। एंड सम कंटिन्यूअस पैचेस इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका ऑल्सो। तो तमिलनाडु कर्नाटका में कुछ भाग में, और मेजरली ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक है ना। दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। रेड सैंडर्स के थेरापेटिक प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, मतलब कि मेडिसिनल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑन ऑल पर्पसेस। एंड इट इज ऑल्सो यूज टू मेक फर्नीचर एंड डिमांड ऑफ अ हाई वैल्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट। इसकी हाई बहुत ज्यादा वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट में। एंड जो रेड सैंडर्स की कॉस्ट है वो 50 लाख to 1 करोड़ आती है इन द इंटरनेशनल मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है, ठीक है ना। आप सोच सकते हैं इसकी यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है ना। और लैक्स करोड़ इसमें इसकी ट्रेडिंग होती है। थ्रेड्स इसका भी रिसेंटली अगर हम देखें तो रेड सैंडर्स हैज एक्सपीरियंस्ड अ पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑफ 50 to 80%। 50 से 80% का पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिला है। इलीगल स्मगलिंग सबसे बड़ा इसका कारण है, इलीगल स्मगलिंग एंड ओवर हार्वेस्टिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन, कैटल ग्रेजिंग एंड इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जो कि इसको थ्रेट पहुंचा रहे हैं द रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड जिसको हम बोलते हैं। IUCN स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, पहले थ्रेटेंड था। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, दिस कम्स अंडर द अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स, याद रखिएगा। और रेड सैंडर्स के बारे में और कुछ चीजें बता दूं कि मैं आपको, कि रेड सैंडर को बैन कर दिया था इंटरनेशनल ट्रेड से इन 2010 सॉरी, पहले इंटरनेशनल ट्रेड से बैन कर दिया गया था, लेकिन 2010 में साइट्स वाज प्लानिंग टू सस्पेंड द ट्रेड ऑफ रेड सैंडर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडिया। द गवर्नमेंट सबमिटेड अ नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग। तो गवर्नमेंट ने उस समय नॉन डेट्रीमेंट फाइंडिंग लगा करके बोला कि भैया कल्टिवेटेड सोर्सेज से जो इसका ट्रेड है उसको काइंडली इसका जारी रखें, कल्टिवेटेड सोर्सेज का एक्सपोर्ट जारी रखें, ठीक है ना। इंडिया में अगर हम लीगल प्रोटेक्शन का स्टेटस देखें तो इंडिया में रेड सैंडर्स को इट इज केप्ट आउट ऑफ द शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अभी इसको जो रेड सैंडलवुड है उसको, रेड सैंडर्स को शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बाहर रखा गया है ना। क्योंकि अगर आप इसको शेड्यूल 6 में रख दोगे तो दिस विल डिस्करेज द कल्टिवेशन ऑफ दिस रेयर प्लांट स्पीशीज, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट का कहना है कि अभी शेड्यूल 6 के बाहर रखना है इसको, क्योंकि जो शेड्यूल 6 क्या है, एक्चुअली शेड्यूल 6 रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेशन, पोजेशन एंड सेल ऑफ रेयर प्लांट स्पीशीज। याद रखिएगा, शेड्यूल 6 जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का, वो रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है कल्टीवेशन, पोजेशन एंड सेल ऑफ रेयर प्लांट स्पीशीज। इसीलिए गवर्नमेंट ने शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाहर रखा है रेड सैंडलवुड को, ताकि लोग डिस्करेज ना हो और थोड़ा बहुत उसको प्लांट करते रहे, ठीक है ना। सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और
ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सेकंड न्यूज जो है वो तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग है। तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो तापी के बारे में आपको पता होगा, इसमें 4 कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तापी में कौन कौन से हैं? तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। इट्स अ पाइपलाइन फॉर नेचुरल गैस, जो कि नेचुरल गैस को कैरी करेगा। एंड ये तुर्कमेनिस्तान का जो अशकबात वाला रीजन है, वहां पे एक नेचुरल गैस की गैस फील्ड है जिसका नाम है गलकिनिश गैस फील्ड। याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान में जो है वो है गलकिनिश गैस फील्ड। फिर ये अफगानिस्तान में कंदहार वंदहार वाला रीजन है, वहां से भी पास होगा। फिर पाकिस्तान में ये क्वेटा वेटा वाले रीजन है, वहां से पास होगा। फिर फजिल्का पंजाब इंडिया में आएगा। नाउ लेट मी शो यू अ मैप फॉर दिस। एक मैं आपको मैप दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो आपको दिख रहा है, दिस इज द मैप ऑफ तापी। आप देख लीजिए, तापी का मैप जो है वो कुछ इस तरीके का है। तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन है, तुर्कमेनिस्तान में आपका दौलताबाद गैस फील्ड है। तुर्कमेनिस्तान में आपका कौन सा, देखो दौलताबाद गैस फील्ड है। यहाँ पे गलकिनिश गैस फील्ड है, याद रखिएगा गलकिनिश। व्हाट इज द नेम ऑफ द गैस फील्ड? गलकिनिश गैस फील्ड है। फिर देखो अफगानिस्तान में हेरात और कंदहार वाले रीजन से निकला। फिर पाकिस्तान में देखो क्वेटा और मुल्तान वाले रीजन से निकला। और फिर यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में फजिल्का पंजाब तक आया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द प्रपोज्ड तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जिसको हम बोलते हैं तापी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। वहां पे गलकिनिश गैस फील्ड है, दौलताबाद गलकिनिश गैस फील्ड। फिर नीचे आप देखोगे तो हरात कंदहार अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में क्वेटा और मुल्तान, और फिर फजिल्का पंजाब इंडिया, ठीक है ना। फिर एक ये आपकी ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन भी है, जो कि यहाँ पे देखो तो असा लुया बंदर अब्बास यहाँ से पास हो रही है। फिर यहाँ पे पाकिस्तान में ये खुजदार और कराची को भी जोड़ेगा, सुई मुल्तान को जोड़ते हुए फिर यहाँ पे न्यू दिल्ली वाले रीजन तक आएगा। तो ये भी प्रपोज था। तो ये कुछ आप याद रख सकते, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर। ये मैप देख के आपको थोड़ा और अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तुर्कमेनिस्तान में ये सब कंसेप्ट आ गया होगा, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। अब ये इसके बारे में मैंने आपको दिखा दिया। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, दरवाजा गैस क्रेटर। अभी तुर्कमेनिस्तान की बात चल रही थी ना, तो दरवाजा गैस क्रेटर की हम बात करते हैं। तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने ऑर्डर किया है टू फाइंड अ वे टू एक्सटिंग्विश दिस फायर इन द नेचुरल गैस क्रेटर। तो नेचुरल गैस का क्रेटर था तुर्कमेनिस्तान में, जिसमें साइंटिस्टों ने बहुत पहले, लगभग 50 साल पहले आग लगा दी थी। उन्होंने ये कहा कि भैया इसको आग लगा दो तो ये ऐसा हो जाएगा, तो उसमें आग लगा दी। अब वो उसमें इतनी नेचुरल गैस है उसके नीचे कि वो 50 सालों से वो आग जल रही है। तो ये जो क्रेटर है, इसमें अभी भी आग जलती है। बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है ये। इसको गेटवे टू हेल भी कहते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर को गेटवे टू हेल भी कहते हैं। अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि दरवाजा गैस क्रेटर अभी रिसेंटली न्यूज में था तो कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन ज्यादातर यही आएगा। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये तुर्कमेनिस्तान में आएगा। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद, वहां पर ही आएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि ये जो क्रेटर है ये 50 सालों से लगभग अभी लिट स्टेज पे है, अभी भी जल रहा है। और 1971 में सोवियत जियोलॉजिस्ट ड्रिल कर रहे थे वहां पे ऑयल इन द काराकुम डेजर्ट है, वहां पे ड्रिल कर रहे थे, तभी उनको नेचुरल गैस का पॉकेट मिला। दे हिट द पॉकेट ऑफ नेचुरल गैस बाय मिस्टेक। तो उनको ये लगा कि ठीक है, इसमें अगर आग लगा दोगे तो ये कंज्यूम हो जाएगी नेचुरल गैस, ठीक है ना। तो उन्होंने लगा दी, बट वहां पे इतनी नेचुरल गैस थी कि 50 साल से वो आग जली रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीथेन गैस थी। तुर्कमेनिस्तान, अशकाबाद, दरवाजा क्रेटर, याद रखिएगा, एंड काराकुम डेजर्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन रहेगी इसके रिगार्डिंग, काराकुम डेजर्ट। तो अगर यूपीएससी सवाल पूछते हैं तो इन्हीं में से कुछ नाम आएंगे आपके सामने और आप वहां पे बता दीजिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। आज मैं मैप भी डिस्कस करूंगा एक, तो कजाकिस्तान का मैप मैं आपको शोकेस करूंगा, लेकिन पहले हम एडिटोरियल देख लेते हैं, क्योंकि आज एडिटोरियल बहुत प्यारे और बहुत अच्छे एडिटोरियल आए हैं। तो लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहला एडिटोरियल जो है वो जीएसटी कंपनसेशन को एक्सटेंड करने की बात कर रहा है। रिपीटेड आर्टिकल है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूं। जो एम गोविंद राव जी उनका ये कहना है, थोड़ा सा इन्होंने कहानी बताई है कि कहानी है कि एक तो गवर्नमेंट ने क्या किया
टैक्स स्ट्रक्चर था उसको चेंज कर दिया। ऐसा चेंज किया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपने जो टैक्स लेने की पावर थी उनको फोरगो करना पड़ा। स्टेट गवर्नमेंट्स फोरगॉन देयर पावर, और पहले इसके पहले वो वैट लगाते थे स्टेट गवर्नमेंट के उसके थ्रू, है ना। तो अब वो उन्होंने अपनी वो पावर छोड़ दी। किसके लिए छोड़ दी? जीएसटी के लिए छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको रेवेन्यू ज़्यादा दिलवाएंगे, वी विल गिव यू मोर रेवेन्यू, है ना। तो उन्होंने ये कहा था कि जो 2015-16 का बेस लेते हुए दैट द ग्रोथ रेट ऑफ 14% एवरी ईयर विल बी विजिबल इन योर रेवेन्यू रिटर्न्स, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसी चांदी दिखाई गई कि ये 14% की ग्रोथ आपको दिलवाएंगे, ये सब करेंगे, और अगर नहीं दिला पाए तो हम क्या देंगे आपको? वी विल गिव यू कंपनसेशन देने की बात की, ठीक है ना। कंपनसेशन देने के लिए उन्होंने ये भी कहा कि कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा जो डीमेरिट गुड्स हैं, जो डीमेरिट गुड्स आते हैं जैसे सिगरेट और ये सब आ गया, इन पे हम क्या लगाएंगे? कंपनसेशन सेस भी लगाएंगे, और उससे पैसा जो इकट्ठा होगा उसका आपको पैसा देंगे, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि जो कंपनसेशन वाला पार्ट था उसके कारण क्या क्रिएट हुआ? मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ। मिसट्रस्ट क्यों क्रिएट हुआ? कि गवर्नमेंट ने एक तो पहले पूरा पैसा दिया नहीं, दूसरी चीज जब देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि भैया ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इट इज़ अ फोर्स मेजोर। उन्होंने कहा कि ये तो कोविड हो गया, अब हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है। तो ये इतना सारा जब नाटक हुआ ना तो स्टेट्स को भी थोड़ा मिसट्रस्ट बढ़ गया, द मिसट्रस्ट ऑफ द स्टेट्स इंक्रीज, है ना। और अभी भी कहना चाहिए कि जो स्टेट्स हैं दे आर नॉट स्टिल रिकवर्ड फ्रॉम दी मेनेस ऑफ द कोविड। और कोविड की तो तीसरी लहर अब आ ही चुकी है, हम सबको पता है कि कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है। इनफैक्ट जो मार्केट है उसमें अब आपको दिखना भी शुरू हो जाएगा द इम्पैक्ट ऑफ कोविड, यू कैन सी इन द मार्केट। और अभी अगर 2-3-4-5 दिन केसेस और बढ़ते हैं तो डेफिनेटली गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? लॉकडाउन लगाएगी, ठीक है ना। गवर्नमेंट लॉकडाउन जब लगाएगी तो इकोनॉमिकली और ज्यादा स्टेट्स गवर्नमेंट की हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑथर ने अब कुछ कोर इश्यूज बताए, क्या क्या है कोर इश्यूज, एक एक करके अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो ऑथर ने कहा है, द टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कुड नॉट बी फर्म्ड अप फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू विच द इनिशियली प्लान्ड रिटर्न्स कुड नॉट बी फाइल्ड। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि एक तो जीएसटी में आपने इशू ये किया कि जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनना था जिस कारण से जो, तो वो शुरुआत में काम नहीं कर पा रहा था, है ना। जीएसटी में कई जगहों पे हमने देखा कि शुरुआत में जो टेक्नोलॉजी वो था प्लेटफॉर्म था वो काम ही नहीं कर रहा था, तो बहुत सारे जो रिटर्न्स थे वो फाइल नहीं हो पाए थे। मेनी ऑफ द रिटर्न्स वर नॉट बीइंग फाइल्ड इनिशियली, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड दिस लेड टू अ लार्ज स्केल मिसयूज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट यूजिंग फेक इनवॉइसेस। बहुत सारे फेक इनवॉइसेस ही बनेगा कुछ समय, क्योंकि ऐप तो था नहीं, मतलब कोई प्लेटफॉर्म तो था नहीं, तो बहुत सारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए फेक इनवॉइसेस आए। तो इसका भी काफी एडवर्स इंपैक्ट पड़ा, किस पे? रेवेन्यू कलेक्शन पे काफी एडवर्स इंपैक्ट पड़ा। Second is that it is the only major source of revenue for the states, and considering their increased spending commitments to protect the lives and livelihood of the people, they would like to mitigate revenue uncertainty to the extent they can. तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास तो एकमात्र सोर्स है, तो ये जो कंपनसेशन है ये अगर अभी ज़्यादा समय तक के लिए नहीं दिया जाएगा तो वो फिर किस तरीके से सस्टेन करेंगे। मान लो जैसे कोविड आया था तो कई कंपनीज ऐसी थी जो काम कर रही थी और उन्होंने लोगों को हटाया भी नहीं था अपनी कंपनी से, और इसका रीज़न ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो है ही, साथ ही साथ कोविड के टाइम पे अब वो बेचारा भी कहाँ जाएगा, है ना। तो इसके लिए भी तो और कंपनसेशन देने की जरूरत है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं तो ये लोग कैसे सस्टेन कर पाएंगे और इतने लोगों को नौकरी में कैसे रख पाएंगे, ठीक है ना। रेवेन्यू लॉस ऑलरेडी हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यही रिकमेंडेशन दिया है कि भैया फाइनेंस कमीशन भी अब 2026 से पहले तो रिकमेंडेशन देने नहीं वाली है, तो आप लोग थोड़ा इसको सस्टेन करो, कम से कम 2026-27 तक तो सस्टेन करो। तो 2026-27 तक इसको कंपनसेशन देने की बात यहाँ पे ऑथर ने सजेस्ट की है। तो ऑथर इज सजेस्टिंग दैट ओनली कि भैया नोटेबली, मतलब कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो सूनर और लेटर मतलब कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक तो पहली चीज आपको कंपनसेशन अभी बढ़ा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। देन सूनर और लेटर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट, अल्कोहल और जो ये सब ह्यूमन कंजम्पशन का है इसको भी आपको जीएसटी के अंदर लेकर के आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सूनर लेटर दिस विल ऑल्सो कम अंडर द जीएसटी, है ना। एंड इसके अलावा इन्होंने कहा कि प्रेजेंट जो टैक्स स्ट्रक्चर है जीएसटी का, कुछ चेंजेस जो सजेस्ट कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टैक्स स्ट्रक्चर है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, चाहे 5%, 12%, 18%, 28%, तो ये बहुत सारी रेंजेस हैं। इनफैक्ट जिन्होंने सजेस्ट किया था उन्होंने भी इतनी 4-5 बैंड सजेस्ट नहीं किए थे। एक यूनिफॉर्म टैक्स रेट होता है, अगर आप वो टैक्स रेट रखते 12%, 15% का, तो आपका ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता। इंस्टेड ऑफ दिस हैविंग 4 बैंड्स, 5%, 12%, 18%, 28%, इससे अच्छा है कि आप एक यूनिफॉर्म रखें ताकि आपका टैक्स कलेक्शन भी थोड़ा ज्यादा हो। योर टैक्स कलेक्शन शुड बी मोर।
तो ये सब ऑथर ने यहाँ पे बताया है, कुछ चेंजेस सजेस्ट किए हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और जीएसटी कंपनसेशन तो डेफिनेटली जो है वो एक्सटेंड होना चाहिए, ताकि अभी जो स्टेट्स हैं दे कैन गेट आउट ऑफ दिस ट्रबल्स, स्पेशली द कोविड ट्रबल्स, ठीक है ना। दूसरा है ट्रीटिंग द प्लांट वेल कैन एड द प्रोग्रेस। अब यहाँ पर ऑथर ने जो बात की है वो ये बात की है कि रिगार्डिंग पहले हम बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। देखो ऑथर का सबसे पहले होता है कि देखो यूएन डेवलपमेंट, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएनडीपी, वो एक रिपोर्ट निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है, ठीक है ना। आप सबको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की कहानी तो पता होगी कि इसको महबूब उल हक ने प्लस अमर्त्य सेन ने मिलकर के बनाया था, ठीक है ना। मेजर जो वर्क था इसमें महबूब उल हक ने किया था, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, और इसके अलावा इसके बाद इसको आर्टिकुलेट किया था अमर्त्य सेन ने 1990s में, ठीक है ना। तो 1990s में अमर्त्य सेन ने इसको आर्टिकुलेट किया था फिर, ठीक है। इसमें कई बार चेंजेस होते आए हैं, कई चेंजेस करते हैं। अभी रिसेंटली जो लास्ट इकोनॉमिक सर्वे है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, क्योंकि मैंने जब लास्ट ईयर का जब रिवीजन सीरीज बनाया था तो इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ पढ़ाई थी कि लास्ट ईयर जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें एक थोड़ा सा चेंज किया गया था। वो था जो इसमें चेंज किया गया था वो था कि प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया था, प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ताकि ये कम्युनिकेट किया जा सके कि क्या रिस्क इन्वॉल्व है और कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है कोई कंट्री। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन कितना प्रेशर आप एग्जर्ट कर रहे हैं, कितना प्रेशर आप डाल रहे हैं एनवायरनमेंट पे, कितना प्रेशर आप डाल रहे हैं, तो ये भी चीज़ निकाली गई। प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया, जिसमें ये देखा गया कि भैया कितना आपका कार्बन फुटप्रिंट है, कितना आपने अनसस्टेनेबली किया है, कितना क्या किया है। तो कई डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उनकी रैंकिंग जो थी इससे डामाडोल स्थिति में पहुंच गई, ठीक है ना। कई डेवलप मतलब कि आई थिंक एक आध दो कंट्रीज, स्विट्जरलैंड ही ऐसी कंट्रीज हैं जो बची रह गई, अदरवाइज बहुत सारी कंट्रीज है जिसमें 100 रैंक का अंतर आ गया, 10 20 30 रैंक का अंतर आया, ठीक है ना। सो दिस एडजस्टमेंट हैज़ बीन वर्कड आउट बाय फैक्टरिंग आउट, क्या क्या चीज़ें देखी गई प्लेनेटरी प्रेशर के लिए, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है, पर कैपिटा जो पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट है वो कितना है, एवरेज पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना है, ये सारी चीज़ें निकाली गई, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच वर देयर अंडर विच दिस प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड रैंकिंग वॉज फाउंड आउट। और कई रैंकिंग जो थी कंट्रीज़ की वो चेंज हुई हैं। 66 वेरी हाई डेवलपमेंट जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखो 66 वेरी हाई डेवलपमेंट जो कंट्री है, ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, इन आउट ऑफ दिस 30 कंट्रीज रिकॉर्डेड अ फॉल इन द rank value ranging from -1 for Germany to Montenegro to -131 for लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग के केस में तो -131 रैंकिंग है ये। तो ये सारी चीज़ हम देख सकते हैं कि मतलब जो कंट्री डेवलप्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेनेटरी प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर रही है। तो कई कंट्रीज डेवलप्ड जरूर है, लेकिन वो प्लेनेटरी प्रेशर एग्जर्ट करके कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा गलत है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा गलत है। इंडिया के केस में वहीं थोड़ा उल्टा था। इंडिया के केस में अगर हम देखें तो हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई थी। अगर आप देखें इंडिया के केस में रैंकिंग इंप्रूव हुई थी पीएचडीआई के केस में। अगर आप ग्लोबल रैंकिंग देखें हमारी, तो 131 रैंकिंग थी हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, एंड 123rd रैंकिंग थी हमारी प्लेनेटरी प्रेशर एग्जर्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ठीक है ना। तो मतलब 123rd रैंक पर हम आ गए थे। अगर हम प्लेनेटरी प्रेशर को एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें तो हमारी रैंकिंग थोड़ा इंप्रूव हुई थी, ठीक है ना। बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन इंप्रूव हुई थी, ठीक है ना। दिस इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो चैलेंजेस इन इंडिया, क्या क्या चैलेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो ऑथर ने जो बोली चैलेंजेस में, वो है अलग अलग जो मतलब कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट नहीं है। प्रॉब्लम्स लिख लेना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स ऑथर ने बताई हैं। नेचुरल रिसोर्स का जो यूटिलाइजेशन है वो एफिशिएंट नहीं है, तो एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे यहाँ नहीं होता है। दूसरी जो प्रॉब्लम ऑथर ने बताई वो ये बताई कि इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है हमारे यहाँ, ठीक है ना। 27.9% पीपल ऐसे हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं। उसमें केरला में तो कम आते हैं, बिहार में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है ना। मतलब स्टेट से ये आपके इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसके अलावा साइजेबल सेक्शन ऑफ देम आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्सेज पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है। केरला जो है वो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं पे अगर आप देखेंगे यूपी, बिहार, यहाँ पे थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा।
ठीक है ना। इन्वायरमेंटल फ्रंट में भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया में, इन्वायरमेंटल फ्रंट में भी काफ़ी चैलेंजेस हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है ना, सस्टेनेबिलिटी को प्रिवेंट करते हैं कहीं ना कहीं। तो ऑथर ने यही कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिए हैं जो कि मैंने आपको बताए। इसके बाद ऑथर ने कहा कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए हैं जो कि 2030 तक चालू करेंगे, इनको हाई प्रायोरिटी दी जानी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। और अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिगार्डिंग ऑथर ने इंडिया की बताई है, मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। सबसे उसके पहले ऑथर ने बताया कि जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी अभी रिसेंटली इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी, ये भी लिख लो। आईपी ये जो आर्टिकल है ये आप ये ऐड करना, आप इसको जीएस 3 में, यू ऐड इट इन जीएस 3 वाला पेपर है ना, उसी में ये क्वेश्चन आएगा कराएगा। तो ये याद रखेगा कि ह्यूमन ये जो आपका 6th असेसमेंट रिपोर्ट आई थी आईपीसीसी की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, इसने ये बताया कि भैया अगर आपको टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम लेवल पे रखना है तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। और ये जो एरा है इसको एंथ्रोपोसीन कहा जा रहा है, मतलब कि ये एरा में सब कुछ जो प्रॉब्लम वो ह्यूमन बींग्स के कारण प्रॉब्लम है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण जो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ही आ रही है, ठीक है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। फिर अभी COP26 में इसको रीअफर्म भी किया गया कि बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे टेम्परेचर। तो पहला और दूसरा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका नाम है नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। पहला पॉवर्टी से रिलेटेड है, दूसरा हंगर से रिलेटेड है, आर द फर्स्ट 2 SDGs। इसमें नीति आयोग की अगर हम रिपोर्ट देखें तो जो फर्स्ट है यानी कि नो पॉवर्टी में इंडिया स्कोर्ड 60 परफॉर्मर ग्रेड, जिसमें 50 से 64 वाले बैंड में हम थे परफॉर्मर ग्रेड में फॉर नो पॉवर्टी, एंड 47 जो एस्पिरेंट ग्रेड है उसमें हम थे फॉर जीरो हंगर। तो मतलब कि पॉवर्टी में हमारा बेटर परफॉर्मेंस था, फिर हंगर में थोड़ा हमारा पुअर परफॉर्मेंस था, ठीक है ना, देखना चाहिए। और इंडिया का जो स्कोर है SDG 8, 9 एंड 12 में, SDG 8, 9 एंड 12 में, जिसमें 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9 है इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड 12 है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसमें हमारी रैंकिंग जो थी वो परफॉर्मर ग्रेड थी, फिर परफॉर्मर ग्रेड थी एंड देन फ्रंट रनर थी। मतलब कि जो तीसरा है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन में हम फ्रंट रनर में थे, और डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इंडस्ट्री इनोवेशन में हम परफॉर्मर ग्रेड में थे। तो दैट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। तो कुल मिलाकर के जो 4-5 SDGs है उस पर हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। अब ऑथर ने कहा है कि एक और चीज़ बताई कि यहाँ पे आज के टाइम में एक और चेंज देखने को मिला है कि जो मतलब पहले का टाइम था वहाँ पे कुछ ही लोग जो थे जो अवेयर थे, ओनली सम पीपल वर अवेयर। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो 1973 का चिपकू मूवमेंट देखेंगे आप, 1973 का चिपकू मूवमेंट जो कि उत्तराखंड में हुआ, और एक केरला में मूवमेंट हुआ था साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ था। कहाँ पे? केरला में हुआ था। ये भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही था, ठीक है ना। ये केरला में साइलेंट वैली हुआ था और उत्तराखंड में आपका ये चिपकू मूवमेंट हुआ था। तो ऑथर ने कहा कि तब बहुत कम लोग थे जो कि अवेयर थे, बट नाउ देयर आर मोर पीपल हु आर अवेयर नाउ। एंड ऐसे में ज़रूरत यही है कि काफ़ी हम जो ह्यूमन डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं उसको सस्टेनेबिलिटी के साथ करें, उसको इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करें। जैसे मैंने हमेशा एक बात कही है कि जो इन्वायरमेंट और इकोनॉमी की डिबेट है उसमें हमको ये मेक श्योर करके रखना है कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी साथ साथ चलें, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, ठीक है ना, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, रादर दे दोनों साथ साथ चले, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे ऑथर ने बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। तीसरा आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे हेट स्पीच के रिगार्डिंग है। तो यहां पे सबसे पहले ऑथर ने बताया कि हेट स्पीच है क्या। तो हेट स्पीच इज नाइदर डिफाइंड इन द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क नॉर कैन इट बी इजिली रिड्यूस्ड टू अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन। बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन की आ नहीं सकती है एक्चुअली में। यहाँ पे ऑथर ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का हवाला दिया, जिसमें ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी क्या बोलती है, इट हैज डिफाइंड इट, हेट स्पीच को कैसे डिफाइन किया है ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने। इसको नोट कर लेना आप GS2 में आप इसको नोट कर लेना, है ना। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है वो इट हैज डिफाइंड इट एज स्पीच दैट कैरीज नो मीनिंग अदर देन द एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड फॉर सम ग्रुप सच एज पर्टिकुलर रेस,
especially in circumstance in which the communication is likely to provoke violence. Black's Law Dictionary बोलती है कि ऐसा speech which carries no meaning other than the expression of hatred for some group such as particular race, मतलब कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसका और कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल उसका मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर रेस, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाना है और कुछ ऐसा कहना है जिसके कारण वायलेंस प्रवोक हो सके. तो स्पेशली दैट थिंग, जिस वायलेंस का एलिमेंट यहां पे भी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने डाला है, तो दैट थिंग स्पेशली इज इंक्लूडेड इन द हेट स्पीच. ठीक है ना. अब यहाँ पे कई सुप्रीम कोर्ट के केसेस है जो कि इसको और बिल्डअप करते रहे. तो वही जो इवोल्यूशन वाली बात मैंने आपको पूछी है ना, वो इसमें आएगी. तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस, जैसे हम प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में डिस्क्राइब किया था हेट स्पीच को एज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ ग्रुप. मतलब जब आप किसी एक ग्रुप को मार्जिनलाइज करते हो बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप, टू दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, टू दैट पर्टिकुलर रेस, तब ये मतलब जब आप व्हेन यू सीक टू delegitimize a group member, ठीक है ना, when you try to delegitimize the group members in the eyes of the majority, ठीक है ना, तो you try to reduce their social standard, you try to reduce the social standing and acceptance in the society. तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब आप कुछ ऐसा कहो जिससे कि आप किसी एक ग्रुप को डीलेजिटिमाइज करो, जिससे कि आप किसी एक ग्रुप के इंडिविजुअल को डीलेजिटिमाइज करो इन द आईज ऑफ द मेजॉरिटी एंड यू रिड्यूस देयर सोशल स्टैंडिंग, ये हेट स्पीच कहलाता है. ठीक है ना. दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है. अभी हेट स्पीच को क्रिमिनलाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव मतलब कुछ प्रोविजंस हैं. लेजिस्लेटिव मतलब कि आईपीसी, सीआरपीसी, इसके कुछ प्रोविजंस हैं, वो मैं एक करके आपको बताऊंगा. हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका ने अभी रिसेंटली कैंपेन अगेंस्ट हेट स्पीच वर्सेस द स्टेट ऑफ कर्नाटका में अपना ओपिनियन दिया था दैट इंडियन पीनल कोड illegalizes speeches that are intended to promote enmity or prejudice the maintenance of harmony between different classes. अब इसमें कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दी थी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो कि इलीगलाइज करती हैं हेट स्पीच को. उसमें से 153A है आईपीसी का, जो कि पिनलाइज करती है प्रमोशन ऑफ एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स. फिर 153B है विच पनिशेज इम्प्यूटेशंस असर्शन प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब जो नेशनल इंटीग्रेशन को भंग करने की कोशिश करें, कुछ ऐसा स्पीच. तो 153B, 153A और 505 सेक्शन 505 भी है जो कि पनिश करता है र्यूमर्स एंड न्यूज इंटेंडेड टू प्रमोट कम्युनल एनमिटी. तो कम्युनल एनमिटी प्रमोट करने वाली न्यूज और र्यूमर्स के लिए 505 है. एक सेक्शन 295A है विच क्रिमिनलाइजेस इंसल्ट टू द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ अ क्लास. जब आप किसी एक क्लास के रिलीजियस बिलीफ की इंसल्ट करते हो तो वो सेक्शन 295A में आता है ना, विद डेलिबरेट मैलिशियस इंटेंशंस. तो सेक्शन 295A में आती है चीज. तो ये भी आपको याद रखना है. दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन रिमेंबर. सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया 2004 के केस में एम्फसाइज किया था द नीड टू सस्टेन कम्युनल हार्मनी टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. ठीक है ना. तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस प्रवीण भाई तोगड़िया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कम्युनल हार्मनी इज द नीड ऑफ द आवर, है ना. तो दैट इज द थिंग व्हिच वाज देयर. इन प्रवासी भलाई संगठन केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंडरलाइन किया द इंपैक्ट ऑफ हेट स्पीच कैन हैव ऑन टारगेटेड ग्रुप्स एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एंड हाउ इट कैन बी स्टिमुलस टू फर्दर अटैक्स. तो प्रवासी भलाई संगठन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भैया ये मतलब जो टारगेटेड कम्युनिटी रहती है उसको किस तरीके से उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है और उसकी जो आंसर गिविंग की कैपेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाती है एक तरीके से. ठीक है ना. और रिसेंटली अभी एक आपको केस पता होगा, अमीश देवगन का केस है, द वेरी इंपॉर्टेंट केस, अमीश देवगन केस. अमीश देवगन का नाम आपने सुना होगा, न्यूज, आई थिंक न्यूज, क्या नाम है, न्यूज 18 में आता है, न्यूज 18 के रिपोर्टर थे क्या, है ना. तो इसके रिगार्डिंग भी केस लगा हेट स्पीच का, जिसमें कि एफआईआर क्वैश नहीं करने दी थी सुप्रीम कोर्ट ने. हेट स्पीच का केस लगा था. एंड यहाँ पे ऑथर ने, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, रिगार्डिंग द एफआईआर अगेंस्ट न्यूज 18 एंकर अमीश देवगन, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस हैव टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन स्पीच. पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा. दिस इज व्हाट दी सुप्रीम कोर्ट सेड इन द अमीश देवगन केस.
तो अभी ये भी आप लिख सकते हैं इसके एवोल्यूशन में कि अमीश देवगन केस में पर्सन ऑफ इन्फ्लुएंस वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि भैया आपको और ज़्यादा सोच में रहना, अच्छे से रहना पड़ेगा। लेकिन ऑथर का ये कहना है कि ये बहुत ही वेग है, क्योंकि अभी एक यूट्यूबर के अगेंस्ट एफआईआर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भैया यूट्यूबर है, उसका आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम प्रोटेक्ट करने का है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन ये सब है। तो ऑथर ने ये कहा कि यहाँ पे भैया एक चीज़ कई बार कोर्ट्स भी नहीं समझते कि यूट्यूबर ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। भैया 4 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं अगर उस यूट्यूबर के, तो ही इज़ हैविंग अ मोर इम्पैक्ट देन अ प्रीस्ट, है ना। एक प्रीस्ट या पादरी, इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो ये लोग रखते हैं। तो ऐसे में आप प्रीस्ट को और पंडितों को, पादरी को और मौलवी को, इन लोग को पकड़ रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब यूट्यूबर्स की बात आती है जिनके 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख सब्सक्राइबर हैं, इनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उनको आर्टिस्टिक वर्क और ये सब चीज़ें बोल करके और प्लेटफॉर्म और ये सब बोल करके उनको प्रोटेक्ट कर लेती है। लेकिन उनको समझना चाहिए कि दे आर हैविंग मच मोर इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक देन दीज पीपल, है ना। जो नॉर्मल कोई अगर पंडित होगा, पादरी होगा या कोई मौलवी होगा, तो इनसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो उस व्यक्ति का है जो यूट्यूब में 8, 10 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर लेके बैठा है ना। इसके अलावा कुछ सजेशंस भी ऑथर ने बताया, जिसमें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का सजेशन है, जिसने बोला था कि सेक्शन 153C को इंसर्ट करने की बात की थी। सेक्शन 153C और सेक्शन 505A, ठीक है ना। तो लॉ कमीशन ने 2 रिकमेंडेशन दिए थे, सेक्शन 153C एंड सेक्शन 505A ऑफ द आईपीसी, ये इंसर्ट करने की बात की थी। दोनों का अलग अलग उन्होंने बोला है। जैसे कि सेक्शन 153C जो है, इट वॉज ड्राफ्टेड टू कवर एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन यूजेस थ्रेटनिंग वर्ड्स, जो हेट स्पीच में मेन होता है, थ्रेटनिंग वर्ड्स विच कॉजेज फियर्स और कमेंट्स हेट्रेड फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग वायलेंस। तो ये लॉ कमीशन ने बोला कि भैया सेक्शन 153C करके एक नया जोड़ दो। फिर सेक्शन 505A भी उन्होंने बोला कि मतलब कि पेनलाइजिंग कॉजिंग, इंक्लूड प्रोविजन पेनलाइजिंग कॉजिंग ऑफ फियर, अलार्म और प्रोवोकेशन ऑफ वायलेंस, ठीक है ना। तो ये इन्होंने 2 सेक्शंस की बात की है टू इंसर्ट दीज 2 इन द आईपीसी, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 एडिटोरियल्स। अच्छे लगे होंगे आई होप आपको, और समझ में भी आया होगा। अगली जो न्यूज़ है वो है ब्रह्मोस का एडवांस्ड वेरिएंट टेस्ट फायर किया गया है। ब्रह्मोस का एडवांस्ड वेरिएंट आईएनएस विशाखापट्टनम से टेस्ट फायर किया गया है। ब्रह्मोस के बारे में आपको बता दो कि ब्रह्मोस इज अ कोलैबोरेशन ऑफ ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा, 2 नाम है इसमें ब्रह्मोस में। तो यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा 2 नदियाँ हैं। इंडिया प्लस रशिया को ये रिप्रेजेंट करती हैं, और ब्रह्मोस इज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। एंड ये ब्रह्मोस लॉन्च हो सकता है लैंड, सी, सब सी, एयर से, कहीं से भी लॉन्च हो सकता है। लैंड से, सी से, सब सी से और एयर से लॉन्च किया जा सकता है। इसकी टारगेट अभी कैपेबिलिटी 290 किलोमीटर है, याद रखिएगा 290 किलोमीटर से। एक्चुअली पहले कैपिंग लगी थी 290 किलोमीटर्स की। क्यों? क्योंकि इंडिया पहले MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंतर्गत नहीं था, लेकिन 2016 में इंडिया MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के अंतर्गत आ गया है। तो अब इसकी जो कैपेबिलिटी है यानी कि जो रेंज है वो इंक्रीज की जा रही है, और एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ 450 to 600 किलोमीटर की रेंज लाई जाएगी ब्रह्मोस के अंतर्गत। 450 to 600 किलोमीटर्स की रेंज लाई जाएगी इन दिस इन योर दिस रॉकेट, ठीक है ना, ब्रह्मोस। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस ब्रह्मोस के बारे में। MTCR का हम पार्ट बन गए थे 2016 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो कि रेंज पे कैपिंग लगाता है। अगर आप इंक्लूडेड नहीं है तो आप फिर 290 से 300 से ज़्यादा किलोमीटर्स की रेंज नहीं ले सकते हैं। 290 की रेंज रखी गई थी, अब इसकी रेंज बढ़ाई जाएगी ज़रूर, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो यहाँ पे ममल्लापुरम का नाम आया, तो लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट ममल्लापुरम। देखो जो ममल्लापुरम है उसी को हम महाबलीपुरम या ये सब भी बोलते हैं, ममल्लापुरम को ही महाबलीपुरम बोलते हैं। और ममल्लापुरम का नाम एक राजा थे ममल्ला राजा कौन थे? पल्लवा किंग नरसिम्हा वर्मन वन, याद रखेगा। पल्लवा किंग थे नरसिम्हा वर्मन वन, पल्लवा के राजा थे नरसिम्हा वर्मन वन, जिनको ममल्ला बोलते थे। एंड इनके रिजीम में ही, इनके रीन में ही उस समय ये हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाया गया ममल्लापुरम का। और फाइनली इसको अभी हम इसको क्या बोलते हैं, आज महाबलीपुरम बोलते हैं इसी रीजन को। एंड यहाँ पर एक शोर टेम्पल भी है, इसी रीजन में शोर टेम्पल है, जिसको बनवाया आपके नरसिम्हा वर्मन 2 ने, जिनका नाम राजा सिम्हा था। नरसिम्हा वर्मन 2
इनको टाइटल मिला था राजा सिम्हा का। तो ममल्ला टाइटल था नरसिम्हा वर्मन वन का, ये पल्लवा किंग थे, और नरसिम्हा वर्मन टू जो थे वो आपकी उनका टाइटल था राजा सिम्हा, हिज टाइटल वाज राजा सिम्हा। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेगा। दीज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ द साउथ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में आते हैं पल्लवा किंग्स में, नरसिम्हा वर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल पार्ट में हम आ गए, तो लेट मी शो यू द मैप ऑफ दैट रीजन एज वेल। मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो मैप मैं आपको दिखाता हूँ, मैं गलकिंश की बात कर रहा था ना, दिस इज द रीजन, जो गलकिंश नेचुरल गैस वाला फील्ड है वो ये रीजन है ना। फिर इसके बाद यही मैं आपको दौलताबाद जहाँ पे लिखा था। अफगानिस्तान का अगर आप मैप देखें तो यहाँ पे सॉरी कजाकिस्तान का अगर आप मैप देखें तो मैं कजाकिस्तान का मैप 2-3 दिन से आपको दिखाना भी चाहता था, क्योंकि कजाकिस्तान अभी न्यूज़ में रहा है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, ऑनगोइंग प्रोटेस्ट, और वहाँ के प्रेसिडेंट बहुत परेशान है ऑलरेडी। तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है कजाकिस्तान। उसकी कैपिटल अस्ताना आपको दिख रही होगी, द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान इज अस्ताना, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। फिर नीचे टच करता है, ये देखो उज्बेकिस्तान को टच कर रहा है, बिल्कुल उज्बेकिस्तान को टच कर रहा है, तुर्कमेनिस्तान को टच कर रहा है, ठीक है ना, तुर्कमेनिस्तान को टच कर रहा है, देन किर्गिस्तान को टच कर रहा है। इट इज टचिंग दीज 3 कंट्रीज, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान इज टचिंग उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड किर्गिस्तान, ठीक है ना। यहाँ पे ये आपको याद रखना, देखो यहाँ पे ये तजिकिस्तान को टच नहीं करता है, तजिकिस्तान को टच नहीं करता, तुर्कमेनिस्तान को टच करता है। फिर यहाँ पे इधर ये चाइना को टच कर रहा है, दिस इज टचिंग दैट चाइना वाला पोर्शन। देन आपका ये टच करता है ऊपर, रशिया को टच करता है, दिस इज द थिंग, रशिया को भी ऊपर टच करता है ना। तो ये आपको चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं। इसकी कैपिटल मैंने आपको बता ही दी है कि अस्ताना सी कैपिटल है। वाटर बॉडीज में कैस्पियन सी को टच करता है, कजाकिस्तान किसको टच करता है वाटर बॉडीज में, कैस्पियन सी को टच करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये कैस्पियन सी को टच करता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं। तो यहाँ पे आप मेरे साथ मूव कर सकते हो, कैन मूव अहेड विद मी। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो 35.8% स्टॉक अब खरीदेगा वोडाफोन इंडिया के। नाउ द वोडाफोन आइडिया का जो बेल आउट है, अब वो करने के लिए कौन आ रहा है, किसने अवतार लिया है, गवर्नमेंट ने अवतार लिया। तो गवर्नमेंट इज फाइनली डूइंग द बेल आउट ऑफ वोडाफोन आइडिया। लेट्स सी किससे उसके शेयर्स में इनमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है, व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव इन द शेयर वैल्यू ऑफ वोडाफोन आइडिया। लेट्स सी दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इलेक्शन कैंपेन फंडिंग की बात ऑथर ने की है। इलेक्शन कैंपेन फंडिंग में ऑथर ने कहा कि वोटर्स जो हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट करते हैं, तो उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट है ये होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी को फंड कहाँ से मिल रहा है, ये जानने की ताकत उन वोटर के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उस पॉलिटिकल पार्टी को फंड्स किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टी क्या रहेगी, प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रति मतलब बायस्ड रहेगी, उसकी तरफ झुकी हुई रहेगी, है ना। सो जो वोटर्स हैं, ऑथर का ये कहना है, जो वोटर्स हैं दे हैव अ राइट टू नो दैट विच आर द पार्टीज, हु आर द पीपल्स, हु आर द इंडिविजुअल्स, हु आर द कंपनीज विच आर फंडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने सजेस्ट किया कि या तो ये पूरी तरीके से बंद हो जाए कि कोई प्राइवेट पार्टी, कोई इस तरीके से इंडिविजुअल या कोई ऐसे पैसा नहीं लेगा, रादर हर व्यक्ति जैसे अपनी मतलब अपनी क्षमता में अपने पसंद की पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं, जैसे मैं और आप भी फंड कर सकें, ऐसा ऑथर ने सजेस्ट किया है। बट ये ओपन सिस्टम होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि कौन किसको फंडिंग कर रहा है ना। दैट शुड बी नोन, दैट शुड बी अ नोन फैक्ट, ठीक है ना। यहाँ पे ऑथर ने कहते हैं गवर्नमेंट बजट रिपोर्ट करता है लॉस टू द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट्स ऑफ इंसेंटिव्स टू कंपनीज एंड रिडक्शन इन ड्यूटीज टैक्सेस वॉज 2.24 लाख करोड़। तो ऑथर ने देखो कहा है वोटर्स को ये पता नहीं है कि इंडिया को इतना लगभग 2.2 लाख 4 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है केवल और केवल जो कंपनीज को उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हैं या जो टैक्स ड्यूटीज उनके घटाई है। तो 2.4 लाख करोड़ का नुकसान। अब ऑथर का कहना है ये वोटर्स को तो पता नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्यों इतना फायदा दे रही है प्राइवेट कंपनीज को, क्यों, कहीं ना कहीं उनको फंडिंग मिल रही होगी जिनसे उनको उसी सेक्टर में वो कर रहे होंगे। तो ट्रांसपेरेंसी इन फंडिंग इज द नीड ऑफ द आवर। इसीलिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं
वो बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी क्रिएट करते हैं। ऑथर ने कहा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं तो बहुत ज़्यादा एनोनिमिटी क्रिएट करते हैं और इसमें बिल्कुल भी कुछ पता नहीं चल रहा है वोटर्स को। और ये जो इन्फॉर्म्ड चीज़ें हैं, ये जो नॉलेज है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये लिमिटेड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन। और ये जो है इसका कम से कम मतलब वोटर्स को तो उनको हक दो कम से कम जानने का। So this is what has been discussed in this article. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.